अरे ओ आर्यन, पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तेरा कर्ज ब्याज समेत पहाड़ जैसा खड़ा हो गया है। अगर जल्द पैसे नहीं चुकाए तो अगले महीने से ये रकम 2 गुनी हो जाएगी। फिर मत कहना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए बोलता हूँ जल्दी से मेरा पैसा लौटा दो। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। आप तो हम गरीबों के माई बाप हैं। अगर आप ही हम पर रहम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? घर में 2 बूढ़े माँ बाप बीमार पड़े हैं। सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है। आप बस कुछ सालों की मोहलत दे दें, मैं दिन रात एक कर दूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। मुझ जैसे गरीब पर भरोसा करिए सेठ जी। क्या? कुछ साल और? अरे ओ आर्यन के बच्चे, मैं यहाँ दिनों की गिनती कर रहा हूँ और तू सालों की भीख मांग रहा है। मैं तुझे 1 साल तो क्या, 1 महीने का भी समय नहीं दूंगा। समझा तू? मैंने बहुत समय से दिया तुझे, अब और नहीं। मालिक, ये गरीब लोग बस बातें बनाना जानते हैं, मगर इतना जिद कर रहा है तो कुछ समय दे दीजिए। वैसे भी 1.25 लाख रुपए ये कहाँ से लाएगा? सही कहा रामू। आर्यन, कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और 2 हफ्ते के भीतर 1.25 लाख रुपए नहीं लौट आए तो ये घर मेरा होगा। फिर सोच लेना अपने इन बीमार माँ बाप को लेकर किस सड़क पर सोएगा। अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा। चलो रे रामू, इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। अगर गरीब हैं तो मर क्यों नहीं जाते? वैसे भी धरती पर बोझ कम होगा। सेठ के जाने के बाद आर्यन घर के अंदर जाता है। अंदर उसके बूढ़े और बीमार माता पिता जो अंदर सब सुन रहे थे। क्या हुआ बेटा? क्या सेठ जी फिर से पैसों के लिए आए थे? देखो बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके सामने हमेशा हाथ जोड़कर और मीठा बोलकर ही बात करना, ताकि वो हम पर और जुल्म ना ढाएं। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी कड़वी बातें चुपचाप सुननी होंगी। कहाँ वो अमीर लोग, हम ठहरे गरीब। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेठ जी आए जरूर थे, लेकिन मैंने उनसे विनती की और उन्होंने मुझे थोड़ा और समय दे दिया है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने अपने पिता से झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि 2 हफ्ते में 1.25 लाख का इंतजाम करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उधर धनराज सेठ अपने घर पहुंचकर रामू के साथ अपनी अगली साजिश रच रहा था। देखा रामू, जाल कैसा बिछाई जाती है। मुझे आज भी याद है जब उस आर्यन के पास एक बहुत ही उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है। मैं कितनी बार उसके पास गया कि वो जमीन मुझे बेच दे, लेकिन उसने बड़े घमंड से मना कर दिया था। हाँ मालिक, वो दिन मुझे भी याद है। उसने कहा था कि मर जाएगा पर जमीन नहीं देगा। बस उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इसे सड़क पर ला दूंगा। मैंने ही चाल चलकर उसकी बहन की शादी अपने एक खास आदमी से करवाई और उसे 1.25 लाख के कर्ज के नीचे दबा दिया। आखिरकार वो गरीब 1.25 लाख कहां से लाएगा? अब 2 हफ्ते बाद वो जमीन और उसका घर दोनों मेरा होगा और उसे लात मारकर गांव से बाहर निकालूंगा। अब क्या आर्यन 2 हफ्ते में 1.25 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा या धनराज सेठ अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? 2 हफ्ते बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। समय का पहिया चला और 2 हफ्ते बीत गए और वो दिन आ ही गया। अरे ओ आर्यन, आज 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मेरा पैसा निकाल, वरना तू अच्छी तरह जानता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। मालिक, माई बाप, हम पर रहम करें। आप तो जानते हैं कि हम गरीब हैं। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना मेरे बस में नहीं था। घर की हालत भी बहुत ख़राब है। अगर आप हमें बेदखल कर देंगे तो मेरे बीमार माता पिता इस उम्र में कहाँ भटकेंगे? कम से कम उन पर तो तरस खाइए सेठ जी। नहीं आर्यन, मैं तुझे 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगा। तुझे वो दिन याद है जब मैं जमीन मांगने आया था और तूने घमंड दिखाया था? अब वो घमंड कहाँ गया? रामू, सामान बाहर फेंको और इन तीनों को धक्के मारकर निकालो। जी मालिक, अभी लीजिए, मैं सबको बाहर फेंकता हूँ।
रामू अंदर जाता है जहां आर्यन के बूढ़े माता पिता बीमार पड़े थे। ए बुढ़े, चल बाहर निकल यहाँ से। बेटा आर्यन, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था कि सेठ जी ने समय दे दिया है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? हमें तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। आर्यन बेटा, तू कुछ करता क्यों नहीं? आर्यन भी करता तो क्या करता, निर्दयी सेठ ने एक न सुनी। आर्यन और उसके बूढ़ी माता पिता को उनके ही घर से बेदखल कर दिया। गांव वालों ने देखा पर सेठ के डर से कोई आगे नहीं आया। आर्यन अपने माता पिता को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां उसने घास फूस और लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया बनाई। पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। मैंने घर तो बना लिया, पर माँ बाप के लिए दवा और भोजन कहाँ से लाऊंगा? जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हे ईश्वर, क्या गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है? हमने कौन सा पाप किया था जो तू आज उसका इतना बड़ा सजा दे रहा है? 2 दिन बीत गई। भूखे पेट और ठंड की वजह से आर्यन के माता पिता की तबीयत और बिगड़ गई। कुटिया के एक कोने में उसके पिता अंतिम सांसें गिन रहे थे। आर्यन बेटा, अब हमें जाने की इजाजत दे। भगवान ऊपर से बुला रहे हैं। हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। शायद हमने अपनी बेटी की शादी उस सेठ के पहचान में करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमें जाना होगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। माँ, आप तो हिम्मत मत हारिए। मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करूँगा और आप लोगों के लिए दवा का इंतज़ाम करूँगा। हे भगवान, मेरा सब कुछ छीन लिया, कम से कम मेरे माता पिता को तो मत छीन। तू रो मत मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल हमें जाना ही है। और तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरे लाल। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस लालची सेठ को हराएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बिना इलाज और भोजन के एक ही रात में आर्यन के माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले। आर्यन अब अनाथ हो चुका था। उसके दिल में दुख से ज्यादा अब बदले की आग जल रही थी। अब वो अपने माता पिता के मौत का बदला लेना चाहता था। मैं कसम खाता हूँ, जिस सेठ ने मुझे अनाथ किया, जिसने मेरे परिवार को तबाह किया, उसे मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। आर्यन अपनी बहन संगीता के घर पहुंचा। संयोग से उसका पति, जो सेठ का आदमी था, घर पर नहीं था। भैया, आप इस हाल में बिना बताए, और माँ बाप कहाँ है? वो साथ नहीं आए? माता पिता की तबीयत तो ठीक है ना? संगीता, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं उन्हें नहीं बचा सका। उस जालिम सेठ और तुम्हारे पति ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। उन्होंने धोखे से जमीन ली और फिर हमें घर से निकाल दिया। क्या ये सब उन्होंने मिलकर किया? भैया, मैं भी अब इस पापी और खूनी के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी और उस सेठ से बदला लेकर रहूंगी। नहीं संगीता, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरा संघर्ष और मुश्किल हो जाएगा। तुम यहीं रहो और उन्हें शक मत होने देना। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे कुछ उधार दे दो। मुझे फिर से खड़ा होना है। भैया, सारा हिसाब तो वहीं रखते हैं। मेरे पास बस ये 5 रुपए ही बचे हैं। आप इन्हें ही रखिए। अभी के लिए आप मेरे घर में ही खाना खा लीजिए। नहीं संगीता, भूख तो लगी है, मगर मैं अभी खा नहीं सकता क्योंकि उन्हें गए काफी समय हो गया। अब वो आते ही होंगे। लेकिन ये 5 रुपए ही मेरी तकदीर बदलने की चाबी है। तुम देखना बहन, इन्हीं 5 रुपयों से मैं साम्राज्य खड़ा करूंगा और उस सेठ के घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। आर्यन वहां से निकलकर एक दूसरे गांव में निकल जाता है। नए गांव के बाजार में पहुंचता है। उसे भूख लगी थी तो वो एक खाने के ठेले के पास गया। भैया, ये समोसा कितने का है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर ये बहुत महंगे होंगे। अरे नहीं, बस 1 रुपया साहब, खाइए और पेट भरिए। क्या? सिर्फ 1 रुपया? भैया, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अब 1 रुपए में समोसा कहाँ मिलता है? नहीं भाई,
इस गांव में आप जो भी लेंगे सबका दाम 1 रुपया ही है। चाहे आप समोसा लें या सोने की अंगूठी, सारा दाम 1 रुपए। लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। आर्यन का दिमाग चकरा गया था। जिस दुनिया से वो आया था वहाँ गरीब को एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था और यहाँ हर चीज सिर्फ 1 रुपए में थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए गांव के बर्तन वाले से पूछा, भैया, क्या ये पीतल की थाली भी 1 रुपए की है और वो बड़ी हांडी भी 1 रुपए की है क्या? हाँ भाई, आप नए लगते हो। यहाँ नियम पक्का है। गिलास लो, थाली लो या पूरी दुकान, हर चीज का मोल बस 1 रुपया है। हमारे राजा साहब बड़े दयालु हैं। उन्होंने ये नियम बनाया है ताकि कोई भूखा और गरीब न रहे। वाह रे भगवान, जहां एक तरफ धनराज सेठ जैसे जालिम हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे परोपकारी राजा भी हैं। अब मुझे समझ आया कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। इन 5 रुपयों से मैं अपनी किस्मत को पलट कर रख दूंगा। आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया। अगली सुबह उसने अपनी बहन के दिए 5 रुपयों से ढेर सारी ताज़ा सब्जियां खरीदी, पूरी एक ठेला भरकर। वो उस ठेले को खींचकर वापस अपने पुराने गांव के बाजार ले गया। आइए भाई बहनों, ताज़ा सब्जी, सस्ती सब्जी, बाजार से आधी कीमत पर सिर्फ 20 रुपए किलो। लूट लो भाई, लूट लो। जल्दी आओ, कहीं हाथ से निकल न जाए। जल्दी आइए। अरे, ये तो आर्यन है। तू इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में 40 रुपए किलो है और तुम 20 रुपए किलो दे रहे हो। बस आप लोगों की सेवा करनी है काका। लीजिए, ताज़ा पालक और टमाटर ले जाइए। बिल्कुल ताज़ा सब्जी है। शाम होते होते आर्यन की पूरी सब्जी बिक गई। ये सिलसिला रोज करने लगा। अब वो एक अच्छा सा घर बनवाया, मगर खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। खबर सेठ तक पहुंची। मालिक, गजब हो गया। वो भिखारी आर्यन तो अब हमसे भी बड़ा घर बना लिया है। सुना है उसके पास नोटों की गड्डियां हैं। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और इतने कम समय में? चमत्कार नहीं रामू, कोई काला धंधा होगा। पर मुझे पता चला है कि वो पास के एक अनजान गांव से सामान लाता है, जहां हर चीज 1 रुपए में मिलती है। अगर वो कल का लड़का अमीर बन सकता है, तो सोच अगर मैं वहां से सारा माल उठा लूं, तो मैं तो पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। मालिक, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। हम वहां अपना ट्रक भेजते हैं और पूरा सामान उठा लेंगे। हाँ, कल ही अपने आदमियों को भेजो। वहां की सारी सब्जी, सारा अनाज खरीद लो। जब वहां कुछ नहीं बचेगा तो लोग हमसे ऊंचे दाम पर खरीदेंगे और भीर उस आर्यन का बच्चा क्या बेचेगा। सेठ के आदमियों ने पूरे बाजार के सब्जियों और सामानों को खरीद लिया। अब उस गांव में खाने को कुछ नहीं बचा और ये खबर राजा तक पहुंची। महाराज, अनर्थ हो गया। पड़ोस के गांव का एक लालची सेठ हमारे नियम का फायदा उठा रहा है। उसने गांव का सारा राशन ऊंचे दाम पर बेचने के लिए जब्त कर लिया है। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। क्या? हमारे परोपकार का ऐसा अपमान? उस सेठ को ये नहीं पता कि ये नियम केवल जरूरतमंदों के लिए था, लुटेरों के लिए नहीं। सैनिकों, जाओ और उस जालिम धनराज सेठ को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। धनराज सेठ को घसीटते हुए राजा के दरबार में लाया गया। वहां पहले से ही आर्यन खड़ा था, जो अब राजा का खास सलाहकार बन चुका था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस व्यापार कर रहा था। 1 रुपए में इतना सारा सामान मिल रहा था तो मैंने ले लिया। व्यापार नहीं सेठ, इसे पाप कहते हैं। याद है तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाला था? तुमने कहा था कि गरीब बोझ होते हैं, उन्हें मर जाना चाहिए। आज देखो, तुम उसी गरीबी के जाल में खुद फंस गए हो। सेठ, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें 10 साल काल कोठरी में रहना होगा। तुम्हारा सारा धन उन गरीबों में बांटा जाएगा जिन्हें तुमने सताया है। इस तरह आर्यन ने अपनी बुद्धि और धैर्य से न केवल अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया, बल्कि उस जालिम सेठ का अंत भी किया।